जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जान रहे हो कि देखिए हमारा जो सेकंड इंटर लेवल जो एग्जामिनेशन है बिहार एसएससी का, है ना, ये इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है 27 सितंबर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम कब होगा? ठीक है। अच्छा, आज एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ भी निकल के आया है। देखिए, फोर्थ बिहार एसएससी सीजीएल जो है, इसके बारे में न्यूज़ आया है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखिएगा, ये जो अपना बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल का जो फॉर्म भरा रहा है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आप लोगों का बार बार ये क्वेश्चन रहता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसके ऊपर भी ये वीडियो है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे शेयर जरूर करिएगा। राइट, तो देखिए हम लोग यहाँ पे हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में बिहार एसएससी के। ठीक है, अब यहाँ लाने का मकसद ये है मेरा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं। देखिए 3 तारीख को एक नोटिस अपडेट हुआ है जिसमें बोला गया है कि भाई थर्ड सीजीएल जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बारे में यहाँ पे ये पीडीएफ डाला गया है, नोटिस डाला गया है। और 27 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था सेकंड इंटर लेवल वाला, उसके बारे में जो है यहाँ से लिंक दिया गया कि यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें यहाँ पे ये हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता दूं। देखिए, सबसे पहले थर्ड सीजीएल की बात कर फोर्थ सीजीएल की बात कर लेते हैं कि इसके बारे में जो न्यूज आया है। देखिएगा, इसका जो वैकेंसी आ सकता है, देखिए जो न्यूज आ रहा है कि अधियाचना ऑलरेडी मांगी जा चुकी है और अप्रैल 2023 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से लेके, राइट, और माफी चाहूंगा, अप्रैल 2024 तक, ठीक है, 24 तक का मतलब लास्ट 1 ईयर का जो फाइनेंशियल कैलेंडर है, इसमें जितने भी वैकेंट सीट्स रहेंगी इसके लिए अधियाचना आएगी। अब यहां पे बात समझिएगा, अगर मान लीजिए ये वैकेंसी दिसंबर तक में आ जाती है, ठीक है, तो फॉर्म जो है, जो सीट है ना, जो वैकेंसी का नंबर है, जो इसमें सीट्स का नंबर रहेगा बहुत कम रहेगा, अप्रोक्सीमेटली लाइक 700 से 800 के आसपास आने की संभावना रहेगी, शायद इससे भी कम रहे। लेकिन अगर यही 24 में आता है, चूंकि आप सब समझ सकते हो 24 में इलेक्शंस हैं लोकसभा के, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्शंस के वजह से ही देखिए आपको याद होगा अभी अनाउंसमेंट हो चुका है जनवरी में जो है, माफ करिएगा फरवरी में जो है, ठीक है ना, फरवरी में वैकेंसी आने वाली है बिहार दरोगा की, ठीक है। जी हाँ, फरवरी 2024 में बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। लगभग 2000 प्लस पदों पे आएगा, ये 2000 प्लस पदों पे आएगा, उससे कम पे नहीं आएगा। ये वाला जो है अगर दिसंबर यानी 2023 में अगर ये वैकेंसी आ जाता है, समझिएगा यहाँ पे 2023 में मान लो अगर वैकेंसी आ जाता है फोर्थ सीजीएल का, ठीक है, तो इसमें पद रहेंगे कम, क्योंकि ऑब्वियस बात है पूरे कैलेंडर ईयर में जितने भी रिक्त पद होंगे उसकी संख्या बढ़ जाएगी, और जितना जल्दी लिया जाएगा रिक्त पदों की संख्या कम रहेगी। अधियाचना तरीके से सारे विभागों से नहीं मिल पाएगा। अधियाचना मांगा गया है और अधियाचना के अनुसार अगर अप्रैल तक में, फरवरी से अप्रैल, मार्च से अप्रैल तक के आसपास में अगर वैकेंसी आती है तो अप्रोक्सीमेटली देखिए 1200 प्लस सीट्स रहेंगे, समझिएगा 1200 प्लस सीट्स रहेंगे। लेकिन अगर 23 में आ जाता है या जनवरी तक आ जाता है तो सीटों की संख्या कम रहेगी, 700-800 के आसपास सीटें आएंगी। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि देखिए एग्जाम कब हो सकता है, ठीक है। आप लोग का ये भी सवाल रहता है कि एग्जाम भाई हो कब सकता है ना, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा बिहार दरोगा का जो है एग्जाम डेट आ गया है। फॉर्म देखिए 5 से ही भराना स्टार्ट हुआ है, लेकिन एग्जाम डेट आ गया है। आप समझिए कितना प्रो है, कितना क्विकली काम कर रहा है बिहार दरोगा। बिहार दरोगा एग्जाम डेट देखिए 17 दिसंबर दिया गया है। तो क्या बिहार एसएससी का एग्जाम कब होगा? ये भी दिसंबर में हो सकता है क्या, इंटर लेवल वाला? देखिए अभी तो फॉर्म भरा रहा है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज समझिएगा, इसका फॉर्म जो है ना, नवंबर तक, 11 नवंबर तक भराया जाएगा, यानी कि ठीक ठाक सा इन्होंने टाइम दिया है फॉर्म भरने का, लगभग 45 दिनों का टाइम दिया है। दूसरी बात देखिए, दिसंबर में एग्जाम होना थोड़ा सा मुश्किल है बिहार एसएससी का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल है, ठीक है। 11 नवंबर तक इनका फॉर्म ही भराया जाएगा। फॉर्म भराने के बाद स्क्रूटनी होगा, ठीक है, उसमें देखा जाए कि वैलिड फॉर्म्स क्या है और किसमें बच्चों ने गलत जानकारियां भरी हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, उस हिसाब से स्क्रूटनी होगा। उसके बाद से फिर शॉर्ट लिस्टेड होगा, काफी प्रोसेस रहता है उसके बाद। तो जो एग्जामिनेशन का जो आपका चांस है, देखिए
जनवरी लास्ट से लेके, ठीक है, फेब मिड तक का चांस है। यानी कि आपको अभी टाइम इसमें मिलेगा। एग्जामिनेशन जनवरी टू फेब में होगा, 24 में, उससे पहले नहीं होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं कि भैया ये जो फॉर्म भराया जा रहा है इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं आपको बिल्कुल लीगल चीजें दिखाऊंगा, है ना, ऑथेंटिक चीजें दिखाऊंगा जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए सामान्य प्रशासन विभाग का ये एक पेपर का कटिंग है, ठीक है, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एकदम ऑथेंटिक है, एकदम ऑफिशियल है, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना, आवश्यक सूचना आरक्षण विषयक कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग का एक क्वेश्चन होता है खासकर फीमेल्स का कि सर मैं शादीशुदा हूं, मैं बिहार से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मेरी शादी हो गई है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। अब जो मेरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा वो पति के नाम से बनेगा या पिताजी के नाम से बनेगा? यहाँ पे पढ़िएगा, व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पे होता है, पति की जाति के आधार पे नहीं। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, है ना। तो आप जहां मर्जी भी रहिए, कहीं भी रहिए, आपका जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो आपके पापा जी के नाम से बनेगा जो कि बिहार में निवास करते हैं। क्लियर। सेकंड देखिएगा, जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, इसको बार बार बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है बार बार बनवाने की। क्लियर है। स्थायी आवास प्रमाण पत्र, देखिए आवास प्रमाण पत्र दो तरीके का बनता है, एक होता है स्थायी आवास और एक होता है अस्थायी आवास। स्थायी आवास जिनके पास अपना आवास है, अपना घर है, वो स्थायी आवास बनवाते हैं, और जो मान लो रेंट में रह रहे हैं, है ना, किराए के घर में रह रहे हैं, वो अस्थायी बनवाते हैं। अस्थायी वो अपने रेंट, उनका जो मकान मालिक होता है, उनका जो लैंडलॉर्ड होता है, उनका टेलीफोन बिल, बिजली बिल इसके बेसिस पे वो बनता है, ठीक है। तो स्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होता है। क्लियर है। अस्थायी रहेगा तो वो 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए रहता है। तो जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है, हमेशा याद रखिएगा, 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ईडब्ल्यूएस वालों को हर साल उसको रिन्यू कराना रहता है। सत्यापन, अब ये इंटरव्यू की बात कर रहा है तो यहाँ पे बीपीएससी की भी बात हो रही है, समझिएगा, ठीक है। और आप भी जब जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उस समय सत्यापन ये आपसे करवाएगा। तो सत्यापन के बाद अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आवश्यक लौटा दिए जाएंगे, यानी ओरिजिनल उनके पास नहीं रखा जाएगा। अच्छा, बहुत लोगों का रहता है कि फॉर्म तो भर दिए, हमारे पास ओरिजिनल वाला नहीं है, अब हम क्या करें, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, तो यूपीएससी आपको 30 डेज का टाइम देती है और बोलती है कि भाई आप प्रोवाइड करवा दीजिए। थोड़ा सा समय बीपीएससी भी देती है, ठीक है। अब मुझे बिहार एसएससी का कोई आइडिया है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं बोलूंगा अभी फॉर्म भरा रहा है, आप अपना 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित रखिए कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएंगे उस समय आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। समझिएगा, अगर मान लीजिए क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि अपडेटेड नहीं है, तो उनसे अंडरटेकिंग ले लिया जाएगा। मतलब एक जगह अंडरटेकिंग उनसे ले लिया जाएगा कि भाई मेरे द्वारा जो भी जानकारियां दी जा रही हैं वो सब सत्य हैं, अगर कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी पाई जाती है तो उसका मैं और केवल मैं ही जिम्मेदार रहूंगा, आयोग का इससे कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद आपको क्रीमी लेयर अपडेट करा के डालने के लिए आपको टाइम दे दिया जाएगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। क्रीमी लेयर वाला जो सर्टिफिकेट है उसकी बनवाने का बार बार कोई जरूरत नहीं है। राज्याधीन सेवाएं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देके आवेदन दिया जा सकता है। समझ गए, है ना। तो पुराना वाला भी है, आपके पास है ना, उसके बेसिस पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एक बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद उसमें आपको अंडरटेकिंग आप दे दीजिएगा, उसके बाद आप नया वाला बनवा के फिर सबमिट कर सकते हैं। राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि समझिएगा जो फीमेल को 35% रिजर्वेशन अपने बिहार में मिलता है, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, है ना, कोई भी जाति हो, इन सब का रिजर्वेशन केवल जो बिहारी हैं उन्हीं को दिया जाएगा। यूपी से कोई आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है,
अगर वो SC/ST से हैं, महिला हैं, डजेंट मैटर, दे विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल। दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, दिव्यांग यानी जो फिजिकली जो चैलेंज्ड लोग हैं। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोती नातिन नाती सरकारी सेवाओं में 2% का इनको रिजर्वेशन रहेगा, बेसिकली ये है। और महिलाओं को जैसा कि मैंने बोला कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 35% रिजर्वेशन ये दिया जाएगा। तो यहां पे ये जो मैंने आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखा दिया बिहार सरकार का समान प्रशासन विभाग का, उसके बाद से आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा। आप लोग जो बार बार परेशान होते रहते हैं, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फॉर्म भरते टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो देखिएगा उस समय आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर वगैरह लगेगा। ठीक है, रोल नंबर, मार्कशीट का ये सब डाल दीजिएगा। और जैसे बिहार BPSC वाले में जैसे आपसे पूरा OBC वगैरह जो डॉक्यूमेंट सब डलवा रहे थे, ठीक है, अभी तक वैसा कुछ दिखा नहीं है। मैंने अभी एक्चुअली डेमो फॉर्म भी नहीं भर के देखा है, तो अगर मैं वो जब अभी फिल करूंगा उसके बाद मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। कोई फेक वीडियो, गलत वीडियो और गलत जानकारी आपको मैं दूंगा नहीं। वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल है, जानकारी वर्धक है, कमेंट करके अपने राय जरूर शेयर करिए। वीडियो चलेगा, वीडियो को भी शेयर जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।